गुड मॉर्निंग बच्चों। एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में गत कक्षा में हमने आर्थिक विकास के लुईस मॉडल को शुरू किया, जिसमें हमने देखा कि उनके द्वैत अर्थव्यवस्था के सिद्धांत में अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र थे, जीवन निर्वाह क्षेत्र एवं पूंजीवादी क्षेत्र। उनकी विशेषताएं भी बतलाई। दोनों क्षेत्रों में अंतरों से लुईस स्पष्ट करता है कि जीवन निर्वाह क्षेत्र मजदूरी निर्धारक क्षेत्र है और पूंजीवादी क्षेत्र मजदूरी स्वीकारक क्षेत्र, क्योंकि कृषि क्षेत्र पूंजी क्षेत्र के लिए एक न्यूनतम मजदूरी तय करता है। अतः स्पष्ट है कि जीवन निर्वाह क्षेत्र का पूंजीवादी क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। लुईस कहता है कि कृषि में लगे अतिरिक्त श्रम को पूंजीवादी क्षेत्र की ओर स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक है कि पूंजीपति जीवन निर्वाह मजदूरी से 30% अधिक मजदूरी पूंजी क्षेत्र में प्रदान करे। यदि पूंजी क्षेत्र में जीवन निर्वाह मजदूरी प्रदान की गई तो श्रमिकों का स्थानांतरण असंभव होगा। अतः पूंजीवादी मजदूरी एवं जीवन निर्वाह मजदूरी में 30% का अंतर आवश्यक है। इसी मजदूरी में अंतर के कारण पूंजीवादी अतिरेक उत्पन्न होता है। यही पूंजीवादी अतिरेक पूंजीवादी क्षेत्र के लिए रोजगार हेतु अतिरेक श्रम अर्थात सरप्लस लेबर की मात्रा को निर्धारित करता है। यही पूंजीवादी अतिरेक पूंजी निर्माण को उत्पन्न करता है। लुईस का यह मॉडल बंद अर्थव्यवस्था के संदर्भ में है, जिसे वह करता है। चित्र में OX अक्ष पर श्रम की मात्रा एवं OY अक्ष पर कुल उत्पादन की मात्रा है। इसी प्रकार दूसरे चित्र में OX अक्ष पर श्रम की मात्रा एवं OY अक्ष पर श्रम की औसत उत्पादकता एवं सीमांत उत्पादकता है। यहाँ TP कुल उत्पादन जो श्रम का फलन है दर्शाया गया है। MPL श्रम का सीमांत उत्पादन फलन है। इसी प्रकार APL श्रम का औसत उत्पादन फलन है। लुईस कहता है कि कुल उत्पादन वक्र के S बिंदु पर कृषि क्षेत्र में कुल उत्पादन अधिकतम है, जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता चित्र 2 में N बिंदु पर 0 है। साथ ही श्रम की औसत उत्पादकता वक्र के द्वारा श्रम की मजदूरी तय की जाती है, अर्थात WA। समीकरण के रूप में औसत मजदूरी अर्थात WA बराबर TPA/LA, जिसे हम औसत मजदूरी और औसत उत्पादकता दोनों को समान कह सकते हैं। यहाँ WA श्रम की मजदूरी कृषि क्षेत्र में, AW औसत मजदूरी और AP औसत उत्पाद है।
लुईस कहता है कि जीवन निर्वाह क्षेत्र में श्रम की मजदूरी व औसत मजदूरी समान रहती है, जो कि श्रम की औसत उत्पादकता के बराबर होती है। यह मजदूरी पूंजीवादी क्षेत्र में जाने वाले अतिरिक्त श्रम के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर भी है। इस मजदूरी का निर्धारण संस्थागत रूप से किया गया है और यहाँ श्रम की मात्रा ON है। लुईस आगे कहता है कि ON श्रम के बाद श्रम की मात्रा NL अनुत्पादक या अतिरेक श्रम है, क्योंकि बिंदु N के बाद श्रम की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक होने लगती है। और कुल उत्पादन घटता है। ऐसी स्थिति में NL श्रम की अतिरिक्त मात्रा कृषि क्षेत्र में अनुत्पादक है। अतः पूंजी निर्माण के रूप में इस NL श्रम को औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा सकता है और इसे उत्पादक बनाया जा सकता है, साथ ही बिना कृषि क्षेत्र के उत्पादन में कमी करके। अर्थात इस अतिरिक्त अनुत्पादक श्रम को कृषि क्षेत्र में उत्पादन में कमी किए बगैर हम औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित कर इसे उत्पादक बना सकते हैं। लुईस ने इस NL श्रम के उत्पन्न होने के दो कारण स्पष्ट किए। पहला, कृषि क्षेत्र में जीवन निर्वाह मजदूरी पर श्रम की पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है, अर्थात काफ़ी मात्रा में श्रम प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा कारण, बड़ा आकार एवं निम्न उत्पादकता, अर्थात जनसंख्या का बड़ा आकार होता है, क्योंकि जनसंख्या कृषि क्षेत्र में तेज़ी से बढ़ रही होती है और रोजगार का अभाव उत्पन्न हो रहा है। निम्न उत्पादकता इसलिए है क्योंकि पूंजी व तकनीक के स्थिर रहने के कारण ह्रासमान प्रतिफल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में जनसंख्या का एक और बड़ा आकार होता है, तो दूसरी ओर पूंजी व तकनीक के स्थिर होने के कारण उत्पादकता निम्न बनी रहती है। लुईस अब कहते हैं कि इस अतिरिक्त श्रम के स्रोत क्या क्या है। इसके अंतर्गत उन्होंने प्रमुख स्रोत और अन्य स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया। प्रमुख स्रोत के रूप में कृषि अतिरिक्त श्रम का स्रोत है, जहाँ छिपी बेरोजगारी है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। अन्य स्रोतों में अनियमित कार्य करने वाले श्रमिक हैं, जैसे कुली, घरेलू नौकर, महिलाएं, और अन्य स्रोत में एक महत्वपूर्ण है बढ़ती जनसंख्या। इस प्रकार अतिरिक्त श्रम के कई स्रोत पाए गए। लुईस के अनुसार अतिरिक्त श्रम केवल कृषि से ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों से भी आता है, अर्थात अतिरिक्त श्रम के कृषि के अलावा भी स्रोत पाए जाते हैं।